सच में एक पॉलन का कण दुनिया को कैसे बदल सकता है? लेकिन यकीनन ऐसा हुआ है। 1827 में चार्ल्स डार्विन से पहले इंग्लैंड के प्रीमियर बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन पौधों के पॉलिनेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ अजीब हो रहा है। पानी की एक बूंद में पॉलन का एक कण इधर उधर हिल डुल रहा है। ब्राउन हैरानी से लंबे समय तक माइक्रोस्कोप से पॉलन के कण को देखते रहे, लेकिन इसने कभी भी झूलना बंद नहीं किया। यह हिलता और कांपता रहा। इसमें किसी तरह का पैटर्न नहीं था, बस बेतरतीब और लगातार जिगजैग हिलता डुलता रहा। वह इसकी वजह पता नहीं लगा पाए। रॉबर्ट ब्राउन ने काफी लगन से इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। जिस पानी की बूंद में यह पॉलन का कण गिरा था, ब्राउन ने उसका टेम्परेचर भी चेंज करने की कोशिश की। उसने इसे ठंडा कर दिया। पॉलन के कण का हिलना डुलना थोड़ा कम हुआ। उन्होंने पानी की बूंद को गर्म किया और यह ज्यादा जिगजैग करने लगा। ब्राउन ने उस पर एक पेपर लिखा और जिस किसी वैज्ञानिक ने भी इसे पढ़ा, वह इसकी वजह के बारे में पता नहीं लगा सका। ब्राउनियन मोशन की न दिखने वाली रहस्यमयी वजह का कोई हल नहीं निकला। वैज्ञानिक हैरान थे। इसको लेकर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने राय दी कि पानी की एनर्जी इसे मूव करा रही है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था। विज्ञान के लिए सबूत जरूरी होता है, या फिर हर चीज केवल साइंस फिक्शन है। और क्योंकि पॉलन का कण क्यों लगातार हिल डुल रहा था, इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे भूल जाने का फैसला किया। पॉलन का कण उनके लिए काफी मुश्किल सवाल था। 75 साल तक विज्ञान ने पॉलन के कण के आगे पीछे हिलने की बिना जवाब वाली समस्या को लगभग अनदेखा किया। तब जाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर खास नजर डाली। इन पॉलन के कणों की इस तरह से नाचने की जरूर कोई वजह तो होगी। मैंने अपने डेस्क पर पानी का एक गिलास रख दिया, उसमें फूल से निकालकर कुछ पॉलन के कण डाल दिए और देखा कि क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये दिखाई न देने वाला जो भी हो रहा है, वो आधारभूत या फंडामेंटल ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म या कुछ भी और हो सकता है। हाँ, लेकिन तब क्या होगा अगर यह कोई इनविजिबल एनर्जी ना हुई जिसके बारे में हम फिजिसिस्ट ने पहले कभी ना सुना हो? मैं हमेशा कहता हूँ, जितना सिंपल उतना अच्छा। शायद पॉलन का कण नाच नहीं रहा हो सकता है कि यह किसी ऐसी छोटी न दिखने वाली चीज से यहाँ वहाँ धकेला जा रहा हो। यह चीज माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देती। जरा मुझे सोचने दो। एक फिजिकल फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे पहले ये तय करना होगा कि मैं सॉल्व क्या करना चाहता हूँ। क्या मैं यह अंदाजा लगा सकता हूँ कि पॉलन का कण कितनी दूरी तक मूव करेगा? मैं इसकी इनविजिबल चीज की ताकत को कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मोशन बेतरतीब है, मेरा प्रेडिक्शन सभी कंडीशन से प्रभावित होगा, उनके हिसाब से होगा। हर चीज रिलेटिव है। आहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने की व्यू स्क्रीन पर एक फॉर्मूला देखने लगा है। उनके पास अभी तक व्यू स्क्रीन नहीं है, लेकिन आ जाएगी। मेरी पेंसिल कहाँ है? यही है वो फॉर्मूला जो मैंने निकाला है। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? फिजिक्स के काफी सारे फॉर्मूलों को मिलाकर अपनी तेज बुद्धि दिखाते हुए आइंस्टाइन ने दिखाया कि जब पानी में एक पार्टिकल को छोड़ा गया तो वह बेतरतीब तरीके से मूव कर रहा था। पॉलन के कण ने पानी के गाढ़े होने, पानी के तापमान, पार्टिकल के चलने की दूरी, उस पॉलन के कण के मास और साइज, उसकी गति और चलने के समय की अवधि के आधार पर मोशन के स्टैटिस्टिकल लॉ का पालन किया। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आइंस्टाइन की इस नई स्टैटिस्टिकल अप्रोच के कंप्यूटेशनल रिडक्शन ने इस बात को संभव बनाया कि एक सिंगल H2O वाटर मॉलिक्यूल के मास और अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के लिए कोई फिगर उपलब्ध हो पाए। ब्राउनियन मोशन सॉल्व हो गया और आइंस्टाइन ने 20वीं सदी की शुरुआत एटम की दुनिया का परिचय कराकर की। नजरअंदाज हिलने डुलने वाले छोटे से पॉलन के कण ने एटम्स की प्रूफ की तरफ रास्ता दिखाया। पॉलन के कण को नोबेल मिलना तो बनता ही है। बेतरतीब घटनाओं का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कई साइंटिफिक एप्लीकेशंस में जरूरी औजार बन गया। ब्राउनियन मोशन, रैंडम फ्लक्चुएशंस को समझने के बाद साइंस मौसम की घटनाओं, गेम थियरी, ट्रैफिक के फ्लो, शेयर बाजार की उठापटक, यहाँ तक कि ह्यूमन सेल फंक्शन पर आखिरकार एक मजबूत पकड़ बना सका। ये आइंस्टाइन की स्टैटिस्टिकल थियरी की कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके लिए कभी न थकने वाले पॉलन के कण का शुक्रिया। साथ ही यहाँ एक और अजीब चीज है जिसे साइंस ने भुला दिया था, जिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की पैनी नजर पड़ी।
मर्क्यूरी प्लैनेट कुछ ऐसा कर रहा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। 20वीं सदी के शुरू होने से भी 200 साल से ज्यादा वक्त पहले सर आइजैक न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी पब्लिश किया था। असल में इसे न्यूटन की ग्रेविटी की थियरी कहा जाना चाहिए, न कि लॉ। ऐसा इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन अपनी ग्रेविटी की नई थियरी को न्यूटन की ग्रेविटी की जगह पर पेश करने वाले थे। जब तक कि आइंस्टाइन मर्क्यूरी की ऑर्बिट की खासियत के अनजाने रहस्यों के बारे में बता पाते, न्यूटन ने दो मैसेस के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के फॉर्मूला को उजागर कर दिया। ग्रेविटी के बारे में न्यूटन की मैथमेटिकल सफाई से साइंस को अब पता चल गया कि प्लैनेट क्यों सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके मुकाबले न्यूटन से पहले साइंस को केवल यह पता था कि प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं ये नहीं पता था। न्यूटन की खोज के बाद एस्ट्रोनॉमर्स खुशी से उछल पड़े और न्यूटन की ग्रेविटेशन थियरी के मुताबिक और टेलीस्कोप से प्लैनेट्स की बारीकी से कैलकुलेशन को चेक करने के बाद जिन प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स की जानकारी थी उनको फिर से कैलकुलेट किया गया। बाकी प्लैनेट तो ठीक लगे, लेकिन मर्क्यूरी पर यह फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर साफ बताना चाहूंगा कि मर्क्यूरी पूरी तरह से सर आइजैक न्यूटन के मैथमेटिकल फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहा था। न्यूटन के बाद शुरुआती सालों में 1750 के दशक और उसके बाद सिर्फ 6 प्लैनेट्स के बारे में जानकारी थी, यानी दिखने वाले प्लैनेट जैसे मर्क्यूरी, वीनस, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर और शनि ग्रह। कोई और प्लैनेट या एस्टेरॉइड उस समय तक टेलीस्कोप से तब तक डिस्कवर नहीं किया गया था। और तभी सच में कुछ अजीब सा हुआ जिसके लिए साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। 1760 के दशक के आखिर और 1770 के दशक की शुरुआत में 2 जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सिंपल न्यूमरल सीरीज पब्लिश की, जिसमें हमें सभी मालूम और कुछ नए वाले प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ के बारे में जानकारी थी। जॉन डैनियल टिटियस और जॉन अल्बर्ट बोर्ड ने इस मैथमेटिकल रूब्रिक को पब्लिश किया। इस प्रोग्रेसिव सीरीज में नीचे लिखे नंबर में हर एक में 4 की संख्या जोड़ें, 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 और 192। फिर हर सम को 10 से डिवाइड करें। अरे वाह, आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ मिल गए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानी जाती है। यह काफी काम का अंदाजा और नापने का सुविधाजनक स्टैंडर्ड है। पृथ्वी तीसरा प्लैनेट है, इसलिए आप सीरीज का तीसरा नंबर लेते हैं 6 और उसमें 4 जोड़ते हैं और उसे 10 से डिवाइड करें। आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मिल जाएगी जिसे AU कहा जाता है। आइए जुपिटर को ट्राई करते हैं। टिटियस बोर्ड सीरीज में इसका नंबर 48 है। 48 जमा 4 बराबर है 52। इसे 10 से डिवाइड करें तो हासिल होंगी 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। यह ठीक वही जगह है जहां पर सूर्य से जितनी दूर जुपिटर का ऑर्बिटल पाथ है। क्या यह शनि ग्रह पे भी काम करता है? चलिए ट्राई करते हैं। 96 जमा 4 बराबर है 100। इसे 10 से डिवाइड करें तो हासिल होगा सूर्य से 10 AU। सूर्य और पृथ्वी से 10 गुना की दूरी। यहीं पर शनि ग्रह चक्कर लगाता है। टिटियस बोर्ड का नियम काम करता है, यह पैटर्न सही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने फटाफट शनि ग्रह के बाद मंगल और जुपिटर के बीच एक नंबर नोट किया। टिटियस बोर्ड रूब्रिक ने 1781 में यूरेनस प्लैनेट की खोज करने और उसका पता लगाने के लिए विलियम हर्शल और 1801 में पहले एस्टेरॉइड सेरेस की डिस्कवरी के लिए गुस्से पियाजी को इंस्पायर किया। हैरानी की बात है कि यह छोटी सी एक्यूरेट न्यूमेरिकल प्रोग्रेस थी। टिटियस बोर्ड के नियम को आज भी शनि ग्रह के चंद्रमाओं, यूरेनस के मून सिस्टम की लोकेशन के बारे में बताने और दूसरे स्टार्स के आसपास मौजूद एक्सो प्लैनेट्स की लोकेशन बताने में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई नहीं जानता कि यह क्यों काम करता है। ऐसा लगता है कि नए युवा आइंस्टाइन के लिए सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया मिस्ट्री है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। मर्क्यूरी कुछ ऐसा कर रहा था जो न्यूटन की ग्रेविटी के हिसाब से सही नहीं था। मर्क्यूरी के ऑर्बिट का पेरिहीलियन पॉइंट, वह जगह जहाँ पर प्लैनेट सूर्य के सबसे नजदीक होता है, हर साल थोड़ा आगे बढ़ रहा था। यह देखा जा सकता था और न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूला ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या अंदरूनी सोलर सिस्टम में कोई दूसरा प्लैनेट है जो मर्क्यूरी के ऑर्बिट पर असर डाल रहा है? मर्क्यूरी के ऑर्बिट में एक प्लैनेट की खोज शुरू हुई। इसके संभावित ऑर्बिट की कैलकुलेशन दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई और इसको एक नाम भी दिया गया, वल्कैन। दुनिया भर के टेलीस्कोपों ने सूर्य के पास वल्कैन की तलाश में दिन रात आसमान की खोज की, लेकिन मर्क्यूरी के ऑर्बिट में कोई प्लैनेट कभी नहीं मिला। सॉरी मिस्टर स्पॉक, साइंस एक बार फिर से हैरान रह गई। मर्क्यूरी के ऑर्बिट के पेरिहीलियन पॉइंट से आगे
नियम के खिलाफ आगे बढ़ना 50 से भी ज्यादा साल तक किसी एक्सप्लेनेशन के बिना एक रहस्य रहा। यह उस दिन तक रहा जब आइंस्टाइन एक आउटडोर कैफे में अपने साथ काम करने वाले वर्कर के साथ बर्न, स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में कॉफी पी रहे थे। मिशेल बेसो आइंस्टाइन के क्लासमेट थे और पूरी जिंदगी उनके दोस्त बने रहे। मुझे वो चीजें पसंद नहीं जो ऐड नहीं होती। ना ही मैं पसंद करता हूँ अल्बर्ट। मर्क्यूरी के पेरिहेलियन पॉइंट से आगे की स्पीड नहीं जुड़ती। प्लीज मुझे चीनी देना। वैसे यह वल्कैन नहीं है। नहीं, यह वल्कैन नहीं है, लेकिन ये है क्या? अल्बर्ट, तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स फिजिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तुम इंजीनियरिंग के पहलू को क्यों नहीं देखते? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम सोलर सिस्टम को एक फिजिकल कंस्ट्रक्शन के रूप में देखो तो तुम्हें जवाब मिल सकता है। ओके मिशेल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अगर मैं अपनी उंगली अपने कप के खाली रिम पर घुमाता हूँ तो उसका रास्ता सर्कुलर होगा, लेकिन अगर मैं इस नैपकिन को कप में ठूंस देता हूँ और इसका एक कोन बना देता हूँ इस तरह से, तो कोन के अंदर का एलिप्टिकल ऑर्बिट आगे को प्रोसेस होने लगेगा। हे भगवान, स्पेस फ्लैट नहीं है? वेटर, मिशेल के लिए एक और कप कॉफी लेकर आओ। अल्बर्ट, तुम्हें काफी सारी नई कैलकुलेशंस करनी होंगी। अरे हाँ, मुझे अब निकलना है। वेटर, कॉफी का वो कप रहने दो। तुमसे बाद में मिलता हूँ मिशेल। ओके अल्बर्ट, गुड लक। जब आइंस्टाइन ने 1905 में रिलेटिविटी की स्पेशल थियरी को पब्लिश किया तो उन्होंने मिशेल बेसो को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए क्रेडिट दिया। आइंस्टाइन द्वारा 1915 में रिलेटिविटी की अपनी जनरल थियरी को पब्लिश कराने से कई साल पहले मिशेल बेसो और आइंस्टाइन के बीच लिखे गए खतों को हाल ही में 1.3 करोड़ डॉलर में नीलामी में बेचा गया था। आप शायद अपने बेस्ट फ्रेंड के लेटर्स और टेक्स्ट को सुरक्षित रखना चाहेंगे। शायद एक दिन वे भी काफी कीमती हो जाएं।